हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी के फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो गाइस, इससे पहले हमने फ्लेम फोटोमीटर को काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो गाइस, अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो गाइस, जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है फ्लेम फोटोमेट्री के जैसे। तो गाइस, अगर आपने फ्लेम फोटोमेट्री को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है तो आपको ये ऐसे ही समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान है, काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से ये दोनों टॉपिक। तो हम जो हमारा फ्लेम फोटोमेट्री था उसमें हम यही देखे थे कि जो भी हमारा मेटल आयंस है तो उसका डिटेक्शन हम जो भी वो लाइट इमिट करता है उसके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो जब हम कंपाउंड जो हमारा कंपाउंड रहता है तो वो क्या करते हैं, जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, तो एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद वो फर्दर जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो जो है एक रेडिएशन को इमिट करता है। ठीक है, तो वो अलग अलग कलर के रेडिएशंस को इमिट करता है। जैसे कि अगर उसने येलो कलर का रेडिएशन इमिट किया तो हम पता लगाते हैं कि हमारा जो येलो कलर जो है कौन से एलिमेंट मतलब मेटल आयन जो रहता है वो शो करता है। तो येलो कलर बेसिकली जो है सोडियम शो करता है, एंड बेरियम है तो लाइम ग्रीन कलर का कलर हमको शो होगा। तो उन्हीं के बेसिस पे, उसके लाइट के कलर के बेसिस पे हम किसी भी कंपाउंड को क्या कर रहे थे, डिटेक्ट कर रहे थे, किसी भी मेटल आयन को हम वहाँ पे डिटेक्ट कर रहे थे। लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम उसके एब्जॉर्बेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट्स को चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें यह होगा कि जो भी हमारा रेडिएशन सोर्स रहेगा वहाँ से हम, जैसे कि जो भी हमारा कैथोड उसमें होगा, ठीक, तो वहाँ पे जो उस एलिमेंट से बना होगा जिसको हमको डिटेक्ट करना रहता है। देन हमारा जो सैंपल रहेगा, ठीक है, तो अगर उसमें वही एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो जो भी रेडिएशन सोर्स से जो लाइट निकलेगी उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। देन हम उसको उसके ट्रांसमिटेंस को मेज़र करते हैं कि कितना लाइट वहाँ से एब्जॉर्ब हुआ है। तो उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड को या मेटल आयन को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाने वाला है इस वीडियो में। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। It is an analytical technique used to determine the concentration of metal atoms या ions in the samples। तो ऐसे ऐसा एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज़ हम मेटल एटम्स या आयंस की कंसंट्रेशन को किसी भी सैंपल्स में डिटरमाइन करने के लिए करते हैं, जैसे कि हमने फ्लेम फोटोमेट्री में किया था। द एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन बाय द न्यूट्रल एटम इन द ग्राउंड स्टेट। तो इसमें यह होता है कि जो भी हमारा न्यूट्रल एटम रहता है जब वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, ठीक है, तो उस केस में क्या करता है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उन्हीं के बेसिस पे उसका जो है डिटेक्शन किया जाता है। तो इसको आप आगे जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको जब इसका वर्किंग हम देखेंगे। तो जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है तो उसको मेनली हम मेटल एंड मेटोलाइट्स के सैंपल्स के डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज़ हम बेसिकली करते हैं। तो हमारा जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको सबसे पहले एलन वेल्स ने 1954 में इसको दिया था सबसे पहले। तो इसमें ये होता है कि जो भी हमारा एटम्स रहता है वो सबसे पहले जो भी लाइट सोर्स रहता है या जैसे विजिबल लाइट या यूवी लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, देन उसके बाद वो जो है हायर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एनर्जी लेवल पे वो चले जाता है। तो गाइस, ये था इसका इंट्रोडक्शन। देन अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो गाइस, जैसे कि आपने फ्लेम फोटोमेट्री के प्रिंसिपल में भी यही सारी चीज़ें देखी थी, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो हमने एक लिक्विड सैंपल लेते हैं जिसमें हमको मेटल आयंस की कंसनट्रेशन को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिक्विड सैंपल लेते हैं हम। देन वहाँ से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट। तो जो नेबुलाइजर रहता है जब उसको सक करता है तो वहाँ पे जो है लिक्विड ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं। देन उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं, बर्नर के टिप में ले जाते हैं। तो बर्नर के टिप में ले जाते हैं तो बर्न होता है। देन वहाँ पे फिर फाइन रेसिड्यूज का फॉर्मेशन होता है। देन जो हमारा जो फ्लेम रहता है उसके हीट के कारण जो हमारा फाइन रेसिड्यूज रहता है वो न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। देन न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट होने के बाद जो भी हमारा एलिमेंट्स रहता है या मेटल्स रहता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशन को ऑब्टेन कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। कहाँ से, हेलो कैथोड लैम्प से। तो हेलो कैथोड लैम्प जो है यहाँ पे एक रेडिएशन शो के जैसे, सोर्स के जैसे एक्ट करता है। तो इसमें से जो भी हमारी मेटल आयन रहता है वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। देन अब हम क्या करेंगे, जब उस मेटल आयन ने उस लाइट को एब्जॉर्ब किया तो उसकी इंटेंसिटी को हम चेक करते हैं कि उन्होंने मतलब उस एलिमेंट्स ने कितना वहाँ पे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो इसका यूज़ इसमें हम बेसिकली फोटोमीटर का यूज़ करके इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये है इसका बेसिक सा प्रिंसिपल जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। देन अब हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो
जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो इन 8 एलिमेंट से मिलके बना है। तो सबसे पहले इसमें आता है रेडिएशन सोर्स। तो इसमें हम बेसिकली यूज़ करते हैं हेलो कैथोड लैम्प का एंड इलेक्ट्रोडलेस जो हमारा डिटेक्टर रहता है उसका यूज़ करते हैं लाइट सोर्स का। एंड सेकंड है चॉपर्स, थर्ड है एटोमाइज़र, फोर्थ है नेबुलाइजर्स एंड मोनोक्रोमेटर्स, एम्पलीफायर, डिटेक्टर एंड रेड आउट डिवाइस। तो ये 8 तरह के जो एलिमेंट्स है जिसका यूज़ हम करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो गाइस इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को डिटेल में देखने से पहले सबसे पहले हम इसका वर्किंग जो है समझ लेते हैं, ताकि आपको इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से एक बार में ही समझ में आ जाए। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका वर्किंग। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक डायग्राम है, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी कंपाउंड को यहाँ पे कैसे डिटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें हेलो कैथोड ट्यूब। तो ये एक रेडिएशन सोकर जैसे यहाँ पे एक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या है, एक एनोड रहता है एंड कैथोड। तो कैथोड जो है उस एलिमेंट से बना होता है जिस एलिमेंट्स को हमको डिटेक्ट करना रहता है। जैसे कि ये हमारे सैंपल है, तो इसमें अगर सोडियम है, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं है कि इसमें सोडियम है। तो हमारा जो यहाँ पे जो कैथोड रहता है उसको हम मतलब अलग अलग टाइप के यूज़ करते हैं। अगर सोडियम को डिटेक्ट करना है तो हम सोडियम वाला लैंप यूज़ करेंगे, ठीक है, कैथोड यूज़ करेंगे। पोटेशियम के लिए तो पोटेशियम वाला, कैल्शियम है तो कैल्शियम। तो इसी तरह से अलग अलग हम कैथोड का यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमको यहाँ पे पोटेशियम को डिटेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे कैथोड पोटेशियम से बना कैथोड यूज़ करेंगे। ठीक है, देन ये जो हमारा पूरा इलेक्ट्रोड जो रहता है वो ग्लास ट्यूब से सील रहता है, और इसमें जो इनर्ट गैस जैसे कि नियॉन हो गया एंड ऑर्गन उसको फिल किया जाता है। देन सेकंड इसमें आता है हमारा चॉपर। तो चॉपर क्या करता है, जब इसमें हमारे जो हेलो कैथोड ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो ये रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, तो चॉपर यही करता है कि जो भी यहाँ से रेडिएशंस निकल रही है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है, मतलब वो स्पेसिफिक वेवलेंथ के रेडिएशंस को ही उसमें आने देता है। देन अगला आता है फ्लेम। तो यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि हमारा सैंपल है जिसमें हमको डिटेक्ट करना है मेटल आयन की कंसंट्रेशन को। सबसे पहले जो नेबुलाइज़र रहता है इसको सक करता है, एंड फिर यहाँ पे एटोमाइज़र रहता है जो यहाँ पे जो लार्जर पार्टिकल्स रहेंगे उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको फ्लेम के जो टिप में लेके आता है। देन यहाँ पे फिर इसको बर्न किया जाता है। तो जो हमारा इसमें जो फाइन रेसिड्यूस रहते हैं वो सबसे पहले न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं इस फ्लेम के हीट के कारण। देन वो क्या करेंगे, अब जो हमारे न्यूट्रल एटम जो रहते हैं वो इस हेलो कैथोड से जो भी रेडिएशंस आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन हम फ्लेम फोटोमेट्री के केस में देख रहे थे कि यहाँ पे कोई अलग से रेडिएशन सोर्स का यूज़ हम नहीं कर रहे थे, तो इस फ्लेम के थ्रू ही उसका एक्साइटेशन हो रहा था। तो लेकिन इस केस में क्या कर रहे हैं, हम एक हेलो कैथोड ट्यूब जो कि रेडिएशन सोर्स है तो उसका यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जो हमारा न्यूट्रल एटम जो रहेगा इस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अगर हमारा जो एटम यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो अगर पोटेशियम है, ठीक है, और यहाँ पे हमने भी पोटेशियम जो है वो फिल किया है इस कैथोड में, तो क्या करेगा, ये जो एटम्स रहेगा, ये एलिमेंट्स रहेगा, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे अगर पोटेशियम है तो वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और जो हमारा जो रेडिएशंस है वो ट्रांसमिट हो जाएगा। तो फिर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे जो सैंपल प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, तो अगर सोडियम है तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या पोटेशियम है तो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो फिर बाकी के रेडिएशंस को यहाँ से ये जाने देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर लगा है जो कि क्या करता है कि जो मतलब जो लाइट जो है ज़रूरी है उसको वो रोक देगा। ठीक है, और जो ज़रूरी नहीं है उसको वो जाने देगा यहाँ से। देन फिर ये लेंस है, फिर लेंस के थ्रू होते हुए ये डिटेक्टर में जाता है। तो डिटेक्टर में इसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब का यूज़ करते हैं। तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है इसको मल्टीप्लाई करता है, एंड जो है यहाँ पे रीड आउट डिवाइस में हम चेक करते हैं अपना जो भी रीडिंग आता है उसको। तो गाइस ये है इसका वर्किंग जो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसका इंस्ट्रूमेंटेशन वन बाय वन। तो सबसे पहले इसमें था हमारा लाइट सोर्स। तो लाइट सोर्स बेसिकली हम इसमें यूज़ करते हैं हेलो कैथोड लैम्प का। तो हेलो कैथोड लैम्प जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो ये एक टंगस्टन एनोड से मिलकर बनी होती है, और जो इसमें हेलो सिलिंड्रिकल इसमें कैथोड रहता है जो कि ऐसे एलिमेंट से बना होता है जिसको हमको डिटेक्ट करना रहता है। जैसे कि हमने आपको डायग्राम में बताया था कि जो अगर पोटेशियम को हमको डिटेक्ट करना है तो हम उस कैथोड रहती है उसमें हम बेसिकली जो है पोटेशियम को फिल करते हैं, एंड दिस आर सील्ड इन ग्लास ट्यूब फिल्ड विद इनर्ट गैस। तो इस जो सारी असेंबली रहती है उसको हम एक ग्लास ट्यूब से फिल करते हैं जिसमें नियॉन और ऑर्गन
उसको फिल कर देते हैं, जो कि एक इनर्ट गैस होती है। तो गाइस ये है इसका लाइट सोर्स हेलो कैथोड लैम्प। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं अच्छे से। तो गाइस ये है इसका डायग्राम। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये एक क्या है, एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पे हम उसी एलिमेंट को फिल करते हैं जिसको हमको डिटेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको हम फिल कर देते हैं। देन यहाँ से जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ से रेडिएशंस निकलता है। देन यहाँ पे ये विंडो रहता है, ट्रांसपेरेंट विंडो, यहाँ से रेडिएशंस पास होती है। तो ये बेसिकली सिलिका से बनी होती है या ग्लास से या क्वार्ट्ज से मिलकर बनी होती है। देन इसमें चैम्बर में इसके हीलियम हो गया या ऑर्गन जैसी नियॉन इनर्ट गैस जो है इसमें फिल की जाती है। देन सेकंड डिटेक्टर इसमें हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलेस डिस्चार्ज लैम्प। तो इसका यूज़ ज़्यादातर नहीं किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं होलो कैथोड लैम्प का। एंड सेकंड इस पे आता है चॉपर। तो चॉपर जो रहता है वो एक रोटेटिंग व्हील जैसा एक डिवाइस रहता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, उसको मॉडिफाई करता है, जो कि वहाँ पे रेडिएशंस, जो हमारे रेडिएशन सोर्स से रेडिएशंस आती है उसको मॉडिफाई कर देता है, उसको अल्टर करता है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली हमारा जो हेलो कैथोड लैम्प हो गया एंड फ्लेम, तो इन दोनों के बीच में इसको रखा जाता है। तो आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो क्या, जैसे कि हमारा चॉपर है तो इसको हमने हेलो कैथोड ट्यूब एंड फ्लेम इन दोनों के बीच में इसको रखा है। देन थर्ड पार्ट हमारा आता है एटोमाइज़र। तो एटोमाइज़र क्या करता है कि जो भी हमारा लार्जर साइज़ का जो एटम्स रहता है उसको ये स्मॉल साइज में ये कन्वर्ट कर देता है। देन हम देख लेते हैं कि एटोमाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो एटोमाइजेशन इज द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल इनटू द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स एंड ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इनटू द एटम्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होता है उसको यहाँ पे सेपरेट आउट किया जाता है, और जो भी हमारा जो लार्जर मॉलिक्यूल्स रहता है उसको हम एटम्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमको आसानी से हम मेटल आयन को डिटेक्ट कर सकें। तो इसको हम करने के लिए बेसिकली जो हमारा एनालाइट होता है उसको फ्लेम के हाई टेम्परेचर में एक्सपोज कर देते हैं, या हम ग्रेफाइट फर्नेस के हाई टेम्परेचर में उसको एक्सपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के एटोमाइज़र जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्लेम एटोमाइज़र एंड सेकंड आता है ग्रेफाइट ट्यूब एटोमाइज़र। तो ये दो तरह के एटोमाइज़र जो हैं जिसको यूज़ किया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देन अगला देखते हैं हम नेबुलाइज़र। तो नेबुलाइज़र एक ऐसा डिवाइस है जो कि हमारा जो लिक्विड सैंपल रहता है उसको कंट्रोल में उसको सक करता है और उसको फ्लेम के टिप में लेके चले जाता है। तो जो हमारा नेबुलाइज़र जो रहता है वो एक फाइन एरोसोल स्प्रे जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। देन फिर इसके बाद क्या होगा, जो एरोसोल रहता है और फ्यूल होता है और ऑक्सीडेंट होता है उसको ये अच्छे से मिक्स कर देता है और फ्लेम के टिप में लेके जाता है, जहाँ पे उसको बर्न किया जाता है। तो इसको हम आपको डायग्राम से भी समझा देंगे। तो जैसे कि आप अब देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में, तो ये है हमारा नेबुलाइज़र। तो ये नेबुलाइज़र जो है इस सैंपल को यहाँ से सक करेगा। देन यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स किया जाएगा, हमारे जो ऑक्सीडेंट रहते हैं एंड जो हमारा फ्यूल है, ठीक है, और हमारा जो सैंपल है, इन तीनों को अच्छे से मिक्स किया जाएगा। एंड देन यहाँ पे इसको फ्लेम के टिप में लेके चले जाता है, फिर यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। तो ये है हमारा नेबुलाइज़र का काम। देन अगला आता है इसमें मोनोक्रोमेटर। तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटर जो है क्या काम करता है, जो भी पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है उसको मोनोक्रोमेटिक लाइट में ये उसको कन्वर्ट कर देती है और केवल स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही वहाँ तक जाने देती है। तो इसमें हम बेसिकली प्रिज्म एंड ग्रेटिंग्स का यूज़ करते हैं टू सिलेक्ट गिवन एब्जॉर्बिंग लाइन फ्रॉम द स्पेक्ट्रल लाइन इमिट फ्रॉम द हेलो कैथोड लैम्प। तो जो भी हेलो कैथोड लैम्प से जो स्पेक्ट्रल लाइट जो है वो इमिट हो रही थी उसको ये एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। और जैसे कि वहाँ से अगर सोडियम जो है मतलब सोडियम की जो रेडिएशंस आ रही है, तो अगर वहाँ पे सोडियम आयन अगर मतलब मेटल जो है प्रेजेंट है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। तो वो उसको वहीं पे रहने देगा और जो बाकी की जो लाइट है उसको वो जाने देगा। गुड रिजोल्यूशन ऑफ 1 नैनोमीटर और लेस इज़ यूज। तो इसका जो रिजोल्यूशन जो रहता है 1 नैनोमीटर और उससे लेस को यूज़ किया जाता है। तो अगर उसका रिजोल्यूशन अगर ज़्यादा रहेगा इससे तो वो उसको वहाँ से जाने देगा। देन लास्ट आता है इसमें डिटेक्टर। तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेक्टर्स का यूज़ कर मतलब ज़्यादातर जो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है उसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो है हमारा जो रेडिएंट एनर्जी रहती है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये है डिटेक्टर यहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं एम्पलीफायर। तो यहाँ पे लॉक इन एम्पलीफायर जो है उसको प्रीफर किया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के केस में। देन हमारा लास्ट आता है रीड आउट डिवाइस। तो चार्ट रिकॉर्डर्स एंड डिजिटल डिवाइस को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं।
तो ये है इसका इंस्ट्रूमेंटेशन गाइस। तो आपको ये इसका इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो काफ़ी डिटेल से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और काफ़ी सिंपल है इसको यूज़ करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है इसको यूज़ करना। और ये जो है 62 एलिमेंट से भी ज़्यादा एलिमेंट को ये आसानी से एनालाइज कर सकता है। इट कैन बी आल्सो मेजर द कंसनट्रेशन ऑफ मेटल आयन इन द सैंपल। तो जो किसी भी सैंपल में अगर कोई भी मेटल आयंस प्रेजेंट है तो उसको आसानी से ये मेज़र कर लेता है। तो ये है गाइस इसका एडवांटेज। देन अब हम देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इसका यूज़ हम वाटर के एनालिसिस में करते हैं, जैसे कि वाटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरियम हो गया। तो इन सारे कंटेंट्स को उसमें एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है फूड के एनालिसिस के लिए। थर्ड आता है इसमें एनालिसिस ऑफ एनिमल फीड स्टफ। तो मैग्नीशियम, आयरन एंड कॉपर, तो इन सारे एलिमेंट्स को एनिमल के फीड स्टफ में चेक करने के लिए किया जाता है। एनालाइज द सॉइल, तो सॉइल्स के भी जो टेस्टिंग होती है या उसकी एनालिसिस होती है उसमें भी हम इसी जो है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। तो जैसे इसमें जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, तो इन सारे एलिमेंट्स को हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। देन क्लिनिकल एनालिसिस, जैसे कि ब्लड सैंपल हो गया हमारा, तो ब्लड में, प्लाज्मा में, सीरम में, तो इन सब में कैल्शियम, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड आयरन, तो इन सारे एलिमेंट्स या मेटल आयंस को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ हम जैसे कि हमारा लुब्रिकेंट सॉइल हो गया या ग्रीस में, ठीक है, तो इन सब में जो कैल्शियम हो गया, बेरियम हो गया, सोडियम, लिथियम, जिंक एंड मैग्नीशियम, तो इन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। तो गाइस ये है इसका यूज़। तो गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।